कितने लोग आपने देखे हैं जो अच्छी इनकम अर्न करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिग्रीज हैं, स्मार्ट लगते हैं, फिर भी हर महीने पैसे खत्म हो जाते हैं। और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इनकम नॉर्मल होती है, कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं, लेकिन उनके पास सुकून होता है, स्टेबिलिटी होती है और पैसा उनके लिए टेंशन नहीं बनता। ये गैप कहाँ से आता है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी का कोर आइडिया यही है कि पैसा मैथ का गेम नहीं है, पैसा बिहेवियर का गेम है। और बिहेवियर स्प्रेडशीट से नहीं, इंसान के एक्सपीरियंसेस, फियर्स, ईगो और हैबिट से आता है। स्कूल और कॉलेज हमें सिखा देते हैं कि पैसा नंबर्स का खेल है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, सेविंग्स रेट, रिटर्न्स। लेकिन रियल लाइफ में डिसीजंस कैलकुलेटर्स से नहीं लिए जाते, डिसीजंस इमोशंस से लिए जाते हैं। जब मार्केट गिरती है, जब बिजनेस स्लो होता है, जब दोस्तों का लाइफस्टाइल हमसे ज्यादा फ्लैशी लगता है, उस वक्त लॉजिक चुप हो जाता है और साइकोलॉजी बोलने लगती है। सोचो दो लोगों को, सेम सिटी, सेम एज, सेम सैलरी। एक बंदा हर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा सेव करता है, दूसरा बंदा हर इंक्रीमेंट के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है, बेटर फोन, बेटर कार, बेटर आउटिंग्स। दोनों ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन 10 साल बाद उनकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता, डिफरेंस पेशेंस और बिहेवियर का होता है। मनी का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि हम अक्सर अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करना जानते हैं। अगर हम ज्यादा स्पेंड करते हैं, हम कहते हैं आई डिजर्व दिस। अगर हम रिस्क लेते हैं, हम कहते हैं नो रिस्क नो रिवॉर्ड। लेकिन असल में हम अपने इमोशंस को रैशनल वर्ड्स पहना देते हैं। बुक यही पॉइंट करती है कि हम सब अपनी लाइफ स्टोरी के लेंस से पैसा देखते हैं। जो बंदा रिसेशन में बड़ा हुआ हो, उसके लिए सेविंग सेफ्टी होती है। जो बंदा बूम टाइम में सक्सेसफुल हुआ हो, उसके लिए रिस्क नॉर्मल लगता है। दोनों अपनी जगह सही लगते हैं, लेकिन दोनों का बिहेवियर अलग होता है। इसलिए जब हम किसी और के फाइनेंशियल डिसीजन को जज करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उनका बैकग्राउंड हमसे डिफरेंट है, उनकी फियर्स हमसे डिफरेंट हैं, उनकी प्रायोरिटीज हमसे डिफरेंट हैं। पैसा कभी न्यूट्रल नहीं होता, पैसा हमेशा पर्सनल होता है। सेविंग का कॉन्सेप्ट भी यही इंटरेस्टिंग हो जाता है। लोग सोचते हैं सेविंग का मतलब डिप्रिवेशन है, जैसे आज एंजॉय नहीं करो, सिर्फ फ्यूचर के लिए जियो। लेकिन असल में सेविंग फ्रीडम खरीदना है। फ्रीडम के जब लाइफ अनएक्सपेक्टेड टर्न ले, आप पैनिक में गलत डिसीजन ना लो। फ्रीडम के जब आपको कुछ नहीं करना हो, तब भी आप सरवाइव कर सको। ये कोई ग्लैमरस आइडिया नहीं है, इसलिए ज्यादा बिकता भी नहीं, लेकिन ये रियल है। इन्वेस्टिंग भी इसी साइकोलॉजी का हिस्सा है। सब लोग रिटर्न्स की बात करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इन्वेस्टिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा पेशेंस है। स्मार्ट होना काफी नहीं, इंटेलिजेंट होना काफी नहीं, टाइम को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। जो चीज बुक एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात करती है, सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग। ये सुनने में अजीब लगता है क्योंकि दुनिया विनर्स को सेलिब्रेट करती है, लेकिन पैसा के गेम में जो जिंदा रहता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप एक बड़ा रिस्क लेकर सब कुछ खो देते हो तो आप रेस से बाहर हो जाते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा स्लो, थोड़ा सेफ चलते हो, आप गेम में बने रहते हो। और टाइम के साथ टाइम ही आपका सबसे बड़ा एलाय बन जाता है। लक और स्किल का टॉपिक भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज सुनते हैं और सोचते हैं कि अगर हम भी वही स्टेप्स फॉलो करें तो सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम ये इग्नोर कर देते हैं कि लक ने भी रोल प्ले किया होता है। राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट कनेक्शंस। इसका मतलब ये नहीं कि एफर्ट बेकार है। एफर्ट जरूरी है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि हर आउटकम सिर्फ स्किल का रिजल्ट नहीं होता। जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम थोड़े हम्बल हो जाते हैं। और ह्यूमिलिटी पैसा के मामले में बहुत प्रोटेक्टिव होती है। ईगो पैसा का सबसे महंगा इमोशन है। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करना, अपनी वर्थ को चीजों से मेजर करना, ये सब ईगो से आता है। बुक क्वाइटली रिमाइंड करती है कि असली वेल्थ वो चीज है जो दिखाई नहीं देती। बैंक बैलेंस का वो हिस्सा जो कोई नहीं देखता, टाइम का वो कंट्रोल जो आपके पास होता है, स्ट्रेस फ्री नींद जो आप एंजॉय करते हो। ये सब चीजें इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं होती, इसीलिए लोग इनकी वैल्यू कम समझते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी इसी ट्रैप का हिस्सा है। जैसे ही इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी चुपके से बढ़ जाते हैं। आज जो चीज लग्जरी लगती है, कल नेसेसिटी बन जाती है। और फिर बंदा कहता है, मैं इतना कमा रहा हूं, फिर भी पैसा नहीं बचता। प्रॉब्लम इनकम नहीं होती, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस का कोई एंड नहीं होता अगर आप उनको कॉन्शियसली कंट्रोल ना करो।
ट्रेडिशनल फाइनेंस एजुकेशन अक्सर ये अज्यूम करती है कि हम सब रैशनल हैं, कि हम हमेशा बेस्ट डिसीजन लेंगे। लेकिन रियल लाइफ में हम टायर्ड होते हैं, इमोशनल होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। कभी-कभी हम बस फील गुड करना चाहते हैं। बुक इस इल्यूजन को जेंटली ब्रेक करती है। ये कहती है कि परफेक्ट प्लान बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा प्लान बनाना इंपॉर्टेंट है जो आप एक्चुअली फॉलो कर सको जब लाइफ मेसी हो। पेशेंस को बुक ऑलमोस्ट एक सुपर पावर की तरह ट्रीट करती है, क्योंकि पेशेंस रेयर है। जब सब लोग फास्ट चल रहे होते हैं, स्लो चलना बोरिंग लगता है। लेकिन पैसा के गेम में बोरिंग अक्सर सक्सेसफुल होता है। बोरिंग का मतलब स्टेबल, स्टेबल का मतलब सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल का मतलब पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड यहाँ एक अंडररेटेड गोल है। लोग कहते हैं आई वॉन्ट मोर मनी, लेकिन असल में लोग क्या चाहते हैं? सेफ्टी, कंट्रोल, ऑप्शंस। ये सब पैसा से आते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब पैसा आपका मास्टर ना हो। जब आप हर डिसीजन पैसा के प्रेशर में लेते हो, तब पैसा आपके लिए काम नहीं करता, आप पैसा के लिए काम करते हो। बुक का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज शायद ये है कि आपको किसी और की गेम नहीं खेलनी। आपकी गोल्स, आपकी फियर्स, आपकी डेफिनेशन ऑफ इनफ, ये सब यूनिक हैं। अगर आप दूसरों के बेंचमार्क फॉलो करते हो तो आप हमेशा बिहाइंड फील करोगे। लेकिन जब आप अपनी लाइन डिफाइन कर लेते हो तो कंपैरिजन का शोर कम हो जाता है। आखिर में ये बुक ये नहीं कहती कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा का सबसे अच्छा यूज ये है कि वो आपको सुकून दे, ना कि एंग्जाइटी। ये आपको टाइम दे, ना कि प्रेशर। ये आपको ऑप्शंस दे, ना कि चेन्स। इसलिए जब आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बारे में सोचो, सिर्फ ये मत देखो कि आप कितना कमा रहे हो, ये देखो कि आप पैसा के साथ कैसे बिहेव करते हो। आप फियर से डिसीजंस लेते हो या क्लैरिटी से? आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जी रहे हो या अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए? आप पैसा को कंट्रोल कर रहे हो या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है? शायद असली सवाल इनकम का नहीं है, शायद असली सवाल ये है कि जब पैसा आता है तो वो आपको कौन बना देता है।